कहानी का शीर्षक मापदंड। रिया एक शोख चुलबुली लड़की थी। लड़कियां जब सयानी होती है तो उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, परंतु रिया का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। 22-23 के होने के बावजूद वो उसी तरह हंसते खिलखिलाते रहती। वो अपने पापा के काफ़ी करीब थी। आर्किटेक्चर की पढ़ाई के चौथे वर्ष में पहुंच गई थी, इसलिए उसके पिताजी एक योग्य वर की तलाश में लग गए। जब उसके पिताजी किन्हीं के यहाँ से बातचीत करके आते और वो रिया की मम्मी और भाई से सब कुछ वर्णन करते, तो रिया भी खुलकर इस चर्चा में हिस्सा लेती। उसकी मम्मी कहती, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ही विवाह की बात कर रहे हैं। वो हंसते हुए बोलती, इसमें शर्म का कौन सा बात है, और अपने पापा के गले लगकर वहीं कुर्सी के हाथ पर बैठ गई। उसकी माँ बोली, एक हमारा समय था, विवाह का नाम सुनकर ही हाथ पांव कांपने लगते थे। रिया पापा के पास से उठकर माँ के पास आकर बोली, चिल मम्मा चिल, जमाना बदल गया है। रिया के पिताजी उसके लिए वैभव को पसंद किए। वैभव परिवार के सभी लोग को पसंद आया। वैभव भूमि प्रबंधन विभाग में उच्च अधिकारी था। सभी लोग रिया के आने का इंतजार कर रहा था। रिया एक बार मिल ले, फिर आगे जैसा होगा किया जाएगा। रिया कॉलेज से आई, उसे वैभव के बारे में बताए, फिर पूछे, कब मिलना चाहोगी? रिया बोली, जब वे लोग बोलेंगे मैं तैयार हूँ। उसके पिताजी बोले, तुम उन्हें पसंद हो? वे लोग बोले, लड़का का कोई ऐसा इच्छा नहीं है, परंतु आपकी बेटी मिलना चाहेगी तो मिल लेगा। रिया इतराते हुए बोली, मैं हूँ ही इतना सुंदर कि मेरी तस्वीर देखकर ही लोग पागल हो जाते हैं। मिलेंगे तो क्या होगा, यही सोचकर मना कर दिया होगा। और हा हा करके हंसते हुए अपने पापा के गले लग गई। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर रिया बोली, ऐसे पापा, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। उसके पापा बोले, ठीक है बेटा, पर एक बार मिल लो। नहीं पापा, यू आर द बेस्ट पापा, आपको जैसा ठीक लगे। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद सभी लोग जोर शोर से शादी की तैयारी में लग गए। शादी का दिन आ गया। रिया तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत थी। तैयार होने के बाद तो बिल्कुल परी लग रही थी। स्टेज पर लाया गया। वैभव पहले से ही स्टेज पर बैठा था। बारात के लोग दुल्हन आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबकी नज़र दुल्हन पर पड़ा, सभी लोग बोल पड़े, अरे लड़का का तो भाग खुल गया। ये सब रिया के कानों में भी जा रहा था। वो अपना रूप का प्रशंसा सुनकर गर्वान्वित हो रही थी। तभी बीच में कोई बोला, अरे लड़का दिखने में जैसा भी हो, पर है तो उच्च अधिकारी और परिवार भी बहुत धन्याढ़ है। यह सुनकर रिया का कान खड़ा हो गया। वो बेचैनी महसूस करने लगी। स्टेज पर जैसे ही जयमाल के लिए वैभव और रिया आमने सामने खड़े हुए, रिया का नज़र वैभव पर पड़ा। वो माला पहनाने के बजाय माला हाथ में लिए खड़ी हो गई और अपने पापा को जोर से आवाज़ दी, पापा, ये तो काला है। मैं तो आप पर भरोसा की थी। आप हमेशा कहते थे तुम्हारे लिए राजकुमार लाऊंगा। राजकुमार? ये राजकुमार है? उसके पापा रिया को समझाते हुए बोले, बेटा सिर्फ रंग काला या गोरा होने से थोड़ा ही होता है। ये इतना बड़ा उच्च अधिकारी है, मैं ये सब नहीं जानती। मुझे ऐसा लड़का शादी नहीं करना। वैभव के पिताजी ये सुनकर स्टेज पर आकर रिया के पिताजी से बोले, भाई साहब, मैंने कहा था कि आप पहले अपनी लड़की को वैभव से मिलवा दीजिए। भाई साहब, मैं इसे बोला था कि मिल लो, तभी उसकी माँ आकर रिया को एक थप्पड़ जड़ दी। तब तो बोली थी कि पापा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और आज क्या हुआ? मम्मी, आपको मुझे मारना है तो मार लीजिए, परंतु मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वैभव ये सब सुन रहा था। अगर वो लड़की होता तो ये सुनकर चिघाड़ चिघाड़ कर रोने लगती। सभी लोग आकर उसे घेर लेते, संतावना देते, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन वो तो लड़का था। ये सुनकर ना वो रोया, और रोया नहीं तो कोई संतावना देने भी नहीं आया। वैभव स्टेज पर लगा कुर्सी पर बैठ गया। सभी में कानाफूसी शुरू हो गया। कोई लड़का के पक्ष में बोल रहा था तो कोई लड़की के।
रिया के माता पिता उसे समझा कर थक गए, पर वो विवाह करने से साफ मना कर दी। वैभव के पिताजी रिया के पिताजी को जलील करने लगे। जब लड़की बस में नहीं है तो हाँ कैसे कर दिए। रिया के मामा आगे बढ़कर उसके पिताजी को संभालते हुए बोले, हमें भी इसका अंदाज़ा नहीं था भाई साहब, नहीं तो इतना खर्च क्यों करते। वैभव के पिताजी साफ मना कर दिए कि तैयारी में जो खर्च हुआ वो कुछ नहीं लौटाएंगे। उनका कहना था कि हम लोग तो शादी के लिए तैयार हैं, मना तो आपकी बेटी कर रही है। सभी लोग रिया से मिन्नतें करके थक गए। वो अपने निर्णय पर अडिग रही कि मुझे पता होता कि पापा इतना काला लड़का मेरे लिए पसंद किए हैं तो मैं पहले ही मना कर देती। इन सभी बातों के बीच किसी का ध्यान वैभव पर नहीं था। वो क्या सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। घर पहुंचकर भी उसके माता पिता बस रिया के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा हुआ शादी नहीं हुआ, कितना ढीठ है लड़की। वो अपने माता पिता का इज्जत नहीं रखी तो हमारा क्या रखती। पर वैभव का क्या, बारात लौटने से सिर्फ लड़की दुखी होती है, लड़का नहीं। वैभव अपने कमरे में चला गया। दूसरी ओर बारात जाने के बाद रिया को सभी भला बुरा बोल रहे थे। उसकी माँ मौसी बोल रही थी कि इसके विवाह के लिए जोड़ा सारा रुपया खर्च हो गया, पर रिया को इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका एक वाक्य में सटीक जवाब था, मैं इतनी सुंदर हूँ, आप लोग कैसे सोच लिए कि मैं ऐसा लड़का से विवाह करूँगी। उसकी माँ बोली, आप ही इसको सर चढ़ाए हैं, इसलिए इतना बोल रही है। इसके लिए कोड़ा लड़का ढूंढ दीजिए, कुछ करे चाहे नहीं, उसका मुंह देखकर खा लेगी, पी लेगी और ऐशो आराम से जी लेगी। रिया अपना कंधा उचकाते हुए बोली, जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो, पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने जो किया सही किया। और वो अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर जब वैभव अपने ऑफिस पहुंचा, सभी कर्मचारी खेद प्रकट कर रहे थे। सर, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हीं कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी थे जो खिल्ली उड़ा रहे थे। चला था लंगूर हूर ब्याहने, और उनके हंसने की आवाज़ वैभव के कानों में पड़ता तो वह विचलित हो जाता। जब वैभव घर पहुंचा तो वहाँ भी चर्चा का विषय यही था। उसकी माँ बोल रही थी, जब उन्हें लड़की की बेइज्जती का ख्याल नहीं है तो हमारा तो लड़का है लड़का। अरे किस मुंह से ब्याह की तैयारी का पैसा मांगने आते, और मांगने आते तो दे देते क्या। मनाही उनके तरफ से हुई है, हमारे तरफ से नहीं। ये सुनकर वैभव बिना किसी को बताए गाड़ी निकाला और चल पड़ा। कुछ ही देर में रिया के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। डोरबेल बजाया, दरवाज़ा रिया ही खोली। सामने वैभव को देखकर सक पका गई। वो ये उम्मीद कभी नहीं लगाई थी कि इतना होने के बाद वैभव उसके घर। वो सामने से हट गई, वैभव को सोफा पर बैठने का इशारा की और अपने पापा को आवाज़ लगाई, और वहीं रसोई घर के दरवाजे की ओट में खड़ी होकर सुनने लगी कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसके पिताजी वैभव का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे रिया पर पूरा भरोसा था कि मैं जो कहूँगा वो उसके लिए तैयार होगी। अंकल, ये आपकी भूल थी, लेकिन आप लोगों के बीच मैं तो अकारण फंस गया। चलिए छोड़िए, जो होना था हो गया। ऐसे भी कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, उनका जोड़ी किसी और के साथ बना होगा। अंकल, आप ये बताइए कि मेरे परिवार वालों को उपहार स्वरूप जो भी दिए थे उसमें आपका कितना खर्च हुआ। वो अपने पॉकेट से चेक निकाल कर साइन करके रिया के पिताजी को सौंप दिया। देते समय बोला कि अंकल, आपसे बस एक निवेदन है, रिया जी की जहाँ भी शादी ठीक कीजिएगा, पहले रिया जी से पूछ लीजिएगा। मेरे जैसा किसी और को जिल्लत महसूस मत करवाइएगा। और वैभव वहाँ से निकल पड़ा। उसके बाद वैभव के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन वैभव किसी भी रिश्ते को अपनी स्वीकृति नहीं दिया। लंबा समय बीत गया। उसकी माँ कभी कभी बोलती, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तू क्यों उसके लिए शादी से मना कर रहा है। एक दिन वैभव अपने माता पिता से कड़े शब्दों में बोला, मुझे जब विवाह करना होगा तो आपको बोल दूंगा, अगर जिद करोगी तो मैं कहीं चला जाऊंगा। उसके बाद घर में उसके विवाह का चर्चा बंद हो गया। हमारे समाज का ये खासियत है कि हमें कुछ भूलने नहीं देता है, कुरेद कुरेद कर याद दिलाते रहता है। कहीं पार्टी फंक्शन में वैभव जाता, कोई न कोई इस बात को उठाता जरूर था। उसका नतीजा ये हुआ कि वैभव नाते रिश्तेदार के यहाँ भी जाना छोड़ दिया।
उसके छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। अब तो कोई शादी के लिए बोलता भी नहीं था। 5-6 वर्ष निकल गया। वैभव एक ईमानदार और कर्मठ पदाधिकारी था। उसका कमरा पुरस्कारों से भरा हुआ था। चित्रा, जो एक प्रतिष्ठित दवाई कंपनी के मालिक की इकलौती संतान थी, शिक्षा समझदारी के साथ साथ खूबसूरती का मिसाल थी। जिसके पास इतना कुछ रहेगा वो अकड़ू तो होगा ही। उसे अपनी दवाई फैक्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए थी। किसानों को प्रलोभन देकर उनकी ज़मीन ले ली थी, परंतु उसके आगे रास्ते पर सरकारी ज़मीन थी, जिसके बिना चित्रा का फैक्ट्री मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपने फैक्ट्री में कार्यरत अपने टीम को बुलाई और उन्हें किसी भी हालत में ज़मीन लेने की बात की। परंतु वो ज़मीन पहले से ही आश्रय स्थल के लिए आवंटित था। इसकी जानकारी उसके टीम के सदस्य उसे दिए तो बोली, भूमि प्रबंधन ऑफिस जाकर पता लगाइए अधिकारी कौन है, उसके हैसियत के हिसाब से पैसा देकर मुंह बंद कर दीजिए। जब टीम वहां पहुंचा, भूमि प्रबंधन ऑफिस के कर्मचारी कागजात देखकर बोले, सर, हमारे बस में होता तभी तुरंत दस्तखत कर देते, लेकिन अभी जो नए अधिकारी आए उन्हें प्रलोभन देना संभव नहीं है। आप एक बार खुद से मिल लीजिए। एक कर्मचारी सारे कागजात के साथ ऑफिस में प्रवेश किया। वैभव को मिले पुरस्कार और सम्मान से पूरा केबिन सजा हुआ था। ये दुख देखकर उन लोगों का आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये मानने वाला नहीं है, फिर भी अपने मैडम का आदेश का पालन तो उन्हें करना ही था। वैभव उन्हें बैठने का इशारा किया। वैभव सारे कागजात देखकर बोला, योजना तो अच्छा है, इससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उनसे कहिए कि फैक्ट्री को मुख्य मार्ग से ना जोड़कर लिंक रोड से जोड़ लें, क्योंकि आप जिस जमीन को सरकार से लेना चाहते हैं वो तो गरीबों का आश्रय स्थल के लिए पहले से ही आवंटित है। अगर आवंटित नहीं होता तो मैं आपकी कंपनी को ज़मीन दे देता, लेकिन सारे कागजात आश्रय स्थल के नाम से रजिस्टर्ड है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वैभव अपने काम में व्यस्त हो गया और मैडम की टीम वहाँ से निकल गए। कर्मचारी चित्रा को सारी स्थिति बताए। चित्रा ये सुनकर भड़क गई। आज तक कैसे काम हो रहा था? अधिकारी को कुछ खिलाए पिलाए नहीं क्या? मैडम, ये अधिकारी खाने पीने वाला नहीं है। हमें लगता है कि उनकी सलाह मान लेनी चाहिए और किसी दूसरे तरफ से मार्ग में जुड़ने के लिए ज़मीन का बात कर लेना चाहिए। चित्रा को ना सुनने की आदत नहीं थी। गुस्से में गाड़ी निकालकर खुद निकल पड़ी। कुछ देर में वो भूमि प्रबंधक ऑफिस के निकट खड़ी थी। गाड़ी से उतरी, सीधे वैभव के कैबिन की तरफ जाने लगी। ऑफिस के कर्मचारी उसे मना किया, परंतु सभी को डांट कर वो वैभव के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश कर गई। वैभव के सामने दो आदमी बैठकर कुछ बात कर रहे थे। वैभव चित्रा की ओर देखकर बोला, मैडम, अब बाहर इंतजार कर लीजिए, पहले इनकी समस्या सुलझा दूं, फिर आपसे बात करता हूँ। चित्रा कमरे से बाहर हो गई। थोड़ी देर में वो दोनों बाहर निकले तो वैभव प्यून से बोला, मैडम जो अभी आई थी उन्हें अंदर भेज दीजिए। वैभव चित्रा को बैठने का इशारा किया। चित्रा अकड़ के साथ अपना परिचय दी, परंतु उसके विपरीत वैभव शालीनता से जवाब दे रहा था। धीरे धीरे चित्रा का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। वैभव बोला, आप ही बताइए मैडम, क्या ये सही होगा जो गरीब रिक्शा चालक, ठेला चालक दिन भर काम करने के बाद शाम को आश्रय स्थल में आराम करते हैं, उनका आश्रय स्थल का ज़मीन हड़प कर आपको क्या मिलेगा? वैभव बोले जा रहा था और चित्रा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। वैभव का अंतिम वाक्य था, मैं खुद आपकी इस फैक्ट्री को मार्ग से जोड़ने के लिए निरीक्षण करने निकलूंगा। अगर कोई रास्ता मिलता है तो मैं आपको यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा खबर भिजवा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चित्रा वहाँ से वैभव को धन्यवाद देकर निकली। गाड़ी में बैठे बैठे वैभव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसी के बारे में सोच रही थी। वैभव से दोबारा मिलने की इच्छा के कारण फैक्ट्री का सारा काम वो खुद ही देखने लगी और अक्सर किसी न किसी बहाने वैभव से मिलने लगी। आखिरकार वैभव की मदद से चित्रा को अपने फैक्ट्री के लिए ज़मीन मिल गया, जो उसके फैक्ट्री को मुख्य मार्ग से जोड़ने में सहायक था। इसी बीच चित्रा वैभव के बारे में कर्मचारियों द्वारा सारी जानकारी जुटा ली थी। चित्रा को उसका विवाह टूटने का भी खबर मिला। अब चित्रा के पास कोई बहाना नहीं था वैभव से मिलने का, क्योंकि फैक्ट्री का सारा मसला सुलझ गया था।
लेकिन चित्रा अपने दिल के हाथों मजबूर थी। दूसरी ओर वैभव भी चित्रा का काम के प्रति समर्पण और लक्ष्य को भेदने की क्षमता के गुण से प्रभावित था। अचानक चित्रा उसके ऑफिस आ गई। वैभव चित्रा को देखकर पूछा, बताइए अब क्या काम बच गया? चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, बिना काम के आप किसी से नहीं मिलते? वैभव मुस्कुराकर बोला, मैं तो मिलता हूँ, परंतु कोई और बिना काम का मुझसे मिलने नहीं आता। दोनों मुस्कुरा दिए। चित्रा बोली, मुझे जोर की भूख लगी थी, इसलिए सोची कि अकेले खाने से अच्छा है आपके साथ बैठकर कुछ खाया जाए। वैभव मुस्कुराते हुए चित्रा के साथ हो लिया। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे कुछ खाते खाते इधर उधर की बातें कर रहे थे। इस तरह मिलने का सिलसिला चल पड़ा। चित्रा को एहसास हुआ कि उसके जीवन में पहले जो घटना घटा है, इस कारण वैभव कभी भी पहल नहीं करेगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर वैभव को रात डिनर के लिए बुलाई। लाल रंग की सुर्ख गाउन में गजब की खूबसूरत लग रही थी। दोनों आमने सामने बैठे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। आज वैभव बोल ही दिया, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चित्रा बोली, आप भी। ये सुनकर वैभव ठठा कर हंस पड़ा और बोला, मैं भी? चित्रा बोली, हाँ आप भी। चित्रा बोली, क्या आप मुझे अपना जीवन संगिनी बनाएंगे? वैभव बोला, आप इतनी खूबसूरत हैं और मैं। चित्रा उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, बस हाँ या ना, और कुछ नहीं। डिनर समाप्त करके वैभव जब अपने क्वार्टर आया तो अपनी माँ को फ़ोन लगाया, माँ मैंने लड़की पसंद किया है, आप लोग आकर देख लो। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। चित्रा अपने घर जाकर अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए स्वीकृति दे दिए। दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह समारोह में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। चित्रा और वैभव के ऑफिस के सभी कर्मचारी भी आए हुए थे। समारोह में चित्रा के कार्यालय की एक महिला कर्मचारी का आवाज़ चित्रा के कानों में सुनाई पड़ा, मैडम इतनी सुंदर है, कैसा लड़का पसंद की है? मैं तो बरसों पहले इसे देखकर इनकार कर चुकी हूँ। चित्रा उसके पास जाकर बोली, रिया, यही फ़र्क होता है बेवकूफ़ और समझदार इंसान में। बेवकूफ़ सिर्फ बाहरी रूपरेखा देखकर फैसला लेता है और समझदार वह भी देख लेता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।